साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे आप लोगों को पता है कि मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये जो सब्जेक्ट था इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व आपको मैं करवा रहा था। 2021 का ये पेपर है और इसका सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को दे रहा था। इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मिल जाएंगे लिंक पीडीएफ का। आप वहाँ से जो है इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं और उसका आंसर्स क्या होंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपका दिया गया है कि टुडे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM बिकम अ सेंट्रल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सेवरल रीजन्स। कई सारे रीजन्स हैं जिसके कारण से जो HRM है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सेंट्रल रोल निभाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें होता है एम्प्लॉय रिटेंशन। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें एम्प्लॉय को बेस्ट से बेस्ट चाहिए ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ होने का वो बढ़ सके। साथ ही साथ आपका वर्क कल्चर भी अच्छा हो सके, उसके लिए जो है एम्प्लॉय रिटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेहतर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज नहीं करिएगा तो उसमें कोई भी एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहेगा, और जब काम करना एम्प्लॉय नहीं चाहेगा तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस होगा वो ख़राब हो जाएगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। दूसरा, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। अगर आप लॉ और रेगुलेशंस अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पे नहीं लगाइएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉ और रेगुलेशंस लगाने बहुत ज़रूरी हैं। उसी से आपका जो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं, वर्किंग कंडीशन सेफ होता है, और एम्प्लॉय का काम करने का जो अगर मन नहीं भी है तो भी वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मोटिवेशन रहता है कि अगर भाई हम इतना देर काम नहीं किए, या डर भी कह सकते हैं कितना देर अगर काम नहीं किए तो भाई हमारा पत्ता यहाँ से कट जाएगा, और जब हमारा पत्ता कट जाएगा तो हमारी ज़िंदगी जो है नहीं चल पाएगी। तो अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीने के लिए जो है वो इस काम को करता है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर नए एम्प्लॉयर कोई आया या एम्प्लॉय आया तो उसको ट्रेनिंग देना, बताना कि कैसे काम करना है, कौन से काम करने हैं, या कोई नए स्किल्स आए मार्केट में तो अपने एम्प्लॉयर को समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये नए स्किल्स आए हैं, उसको डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। उसके लिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई एक गाइड तो होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेंस के लिए कौन गाइड करेगा? तो एक ट्रेनर रहेगा, वो ट्रेन करेगा जो नया स्किल्स को सीखा है, उस स्किल्स के बारे में जानता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए, प्रॉपर प्लानिंग बनाने के लिए जो है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ताकि ओवरऑल जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में रहे, तो उसके लिए जो है HRM का बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये मेनली अगर बात किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एबिलिटी टू अट्रैक्ट, रिटेन, डेवलप टैलेंटेड एम्प्लॉय, इंश्योर compliance and law and regulations, manage performance, align human resource, overall business strategy, ये सारे इसके रोल्स हैं। इसी रोल्स के कारण से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। HR मैनेजर का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैनेज वही करेगा ना। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है
कि आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को जो है आपको एक्सप्लेन भी करना है। कंपनी में, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को कैसे सिलेक्शन दिया जाता है। तो देखो, सिलेक्शन जो है एम्प्लॉय का वो करने का हर ऑर्गेनाइजेशंस का स्टेप जो है अलग अलग पार्टिकुलर जॉब्स के लिए होता है, लेकिन कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको देखने को मिलता है, जैसे जॉब एनालिसिस, जॉब पोस्टिंग, स्क्रीनिंग, इनिशियल इंटरव्यू, असेसमेंट टेस्ट, सेकेंड इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक, जॉब ऑफ़र, ऑन बोर्डिंग। ये जो है स्टेप्स हैं जो कि आपके किए जाते हैं जब भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है। जॉब एनालिसिस में क्या होता है? जॉब एनालिसिस में होता है ये है कि मान लो कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, है ना, MRS स्टडी जो अपना है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जो है एनालाइज करेंगे कि भाई कितने एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, यानी कितने नए एम्प्लॉय को हम हायर करें। तो हायर करने से पहले एक एनालिसिस किया जाता है कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है हमारे लिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितना क्वालिफ़िकेशन वाले एम्प्लॉय चाहिए। जैसे मान लो कि हमें जो है चाहिए वीडियो एडिटर, जो भी कैंडिडेट वीडियो एडिटर का कोर्स किया है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो वीडियो एडिटर में कैसा वो एडिटिंग किया है, एक्सपर्ट होना चाहिए, प्लस कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद जब जॉब एनालिसिस कर लेते हैं तो जॉब का पोस्टिंग करते हैं। जॉब का पोस्टिंग जो है सोशल मीडिया, है ना, या कंपनी कैरियर पेज, या फिर एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, इन सभी में के थ्रू जो है जॉब का पोस्टिंग करते हैं। जब जॉब का पोस्टिंग करते हैं तो लोग जो है क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं तो स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग कई तरीके से किया जाता है, या तो एग्ज़ाम बेसिस पे या मार्क्स बेसिस पे स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग कर लेने के बाद आपका जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपका टेस्ट लिए जाते हैं। कई बार इंटरव्यू के अलावा स्किल टेस्ट भी होता है, कई बार इंटरव्यू के अंदर ही स्किल टेस्ट हो जाता है। फिर अगर इंटरव्यू में आप पास हो गए तो हो सकता है कई बार 2-3 इंटरव्यू लिया जाए। उसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि हाँ भाई आप सही हो या नहीं हो, आप कहीं पे काम किए हो तो किस तरीके से काम किए हो। उसके बाद आपको जो है जॉब ऑफ़र जो है प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ भाई आपको मैं अप्लाई करने, आप जो है हमारे क्वालिफ़िकेशन जो हमने रखा है, जो भी रिक्वायरमेंट हमारी है उसके अनुसार आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो हम आपको जो है जॉब दे देंगे, यानी जॉब ऑफ़र आ जाएगा। जैसे ही बैकग्राउंड क्लियर देखने को मिलेगा, जैसे ही जॉब ऑफ़र आया, आप भाई जॉब ऑफ़र लीजिए, कॉल लेटर, और जाके कंपनी के मुंह पर मार दीजिए कि ले भाई हम तुम्हारे यहाँ अब काम करेंगे। बस यही तो है, मतलब मुंह पे मारना नहीं है, बस एक समझाया कि आप उस कंपनी में जाइए, दिखाइए कि भाई हमको इस कंपनी से ऑफ़र लेटर आया है, हमको भाई आप जॉब दो। तो आपको जो है जो HR मैनेजर होगा वो आपको ट्रेनिंग देगा, बताएगा, समझाएगा कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है। उसके बाद आपको एक डिपार्टमेंट दे देगा कि हाँ भाई आप जाओ, इस चेयर पे बैठो, इस डिपार्टमेंट में बैठो और ये काम आपको करना है। बस इस तरीके से जो है एम्प्लॉय का क्या होता है, सिलेक्शन किए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है वो बताना है, और 4 मॉडर्न मेथड्स बताने हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। मैं 4 के अलावा और भी कई सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स में बताऊंगा, बट यहाँ पे आपको 4 को ही जानना है। देखो, सबसे पहले बात किया जाए परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें किसी भी एम्प्लॉय का जॉब परफॉर्मेंस क्या है। मान लो कि नया कोई आदमी आया, ठीक, अब वो काम करना स्टार्ट किया, तो आप देखते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी, अभी 2022 में और कई सारे कॉलेजेस में क्या किए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ज्वाइन करवाए गए हैं। तो नए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी काम बहुत एकदम ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। अभी क्या काम कर रहे हैं, एकदम ज़ोरों शोरों से, एकदम ऑनेस्टी,
एकदम ईमानदारी से कि एकदम कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम ऑनेस्टी पूर्वक। लेकिन यही जब 10 साल हो जाएगा, जब 2032 आएगा, तो जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं ये हो जाएंगे सुस्त। ये क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे सुस्त। कुछ एक्टिव रहेंगे जो अपनी नैतिकता को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं, वो रहेंगे, बट 90% लोग हो जाएंगे सुस्त। ठीक है, तो जो 90% लोग सुस्त हो जाएंगे, ये बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे या कोई इस पर क्लेम करता है तो भाई प्लीज़, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि 90% क्या हो जाएंगे? सुस्त। तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होगा? जब इवेल्युएट किया जाएगा एम्प्लॉय का जॉब परफॉर्मेंस, तो जो जॉब परफॉर्मेंस 2022 में रहा था, क्या वो 2032 तक रहा? नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स है, इसका करने का मेन मकसद यही होता है कि एम्प्लॉय का जो स्ट्रेंथ है और जो भी वीकनेसेस हैं, जो एरिया उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट के साथ उसको काम करने हैं, ये सारे जो फीडबैक मिलते हैं एम्प्लॉय को, वही परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। मान लो कि जो मैंने एग्जांपल दिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, 2032 में उसका जो है परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा 90% लोगों का। मान लो कि अभी अगर 100 स्टूडेंट 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन किए हैं, तो 32 में जाते जाते मात्र 10% लोग होंगे जिनका परफॉर्मेंस शुरू से लाकर लास्ट तक एकदम बरकरार रहेगा, जो एकदम दूध का धोया हुआ रहेगा वो। बाकी 90% जो दूध का धोया हुआ नहीं रहेगा, कहेगा कि चल भाई जैसे ज़िंदगी चल रहा है काट लेने दे, अपना काम था जॉब ले लेना, हम तो जॉब ले लिए, अब तुम लोग समझो तुम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो हो जाएगी, ये इस कंडीशन में जब 90 लोगों का परफॉर्मेंस कम होने लगेगा, तो डीएसटी की तरफ से आएगा क्या? रिपोर्ट, फीडबैक, कि भाई आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों पे फिर ये गौर करेंगे, और जैसे ही डीएसटी से लेटर आएगा, ये लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे, और जब फिर एक्टिव हो जाएंगे तो फिर आप लोगों पे प्रेशराइज करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, जब फीडबैक आती है तो लोग, तो ये मैं एक ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज के थ्रू एग्जांपल दिया। आप अपने तरीके से एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से देखो, एक्सप्लेन करने का, मीनिंग को एक्सप्लेन करने की बात की गई है, तो मीनिंग क्या है वो तो समझ में आ गया। अब मीनिंग को एक्सप्लेन करना है तो यह आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल बेसिस पे सॉल्व करो यार, और क्या है। क्योंकि अब परफॉर्मेंस अब आपको बोल देगा अपने तरीके से लिखने के लिए, तो आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा ना। हर चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से सोचने होंगे, समझने होंगे। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपको सवाल आ रहा होगा कि आप फिर एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए? तो मैं एग्जाम्पल तो आपको बता दिया ना, आपको एग्जाम्पल तो बता ही दिया। अब आपको भी तो अपने तरीके से एग्जाम्पल लिखना है। एक ही एग्जाम्पल लिखिएगा क्या सभी लोग? नहीं, अपने अपने तरीके से लिखिए, वो इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो मेथड से परफॉर्मेंस अप्रेजल के वो। तो पहला है ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। ये पॉपुलर मेथड है एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करना ऑन द बेसिस ऑफ कुछ न्यूमेरिकल स्केल्स के बेसिस पे क्राइटेरिया सेट कर देना कि हाँ भाई कौन कितना देर क्लास करवा रहा है ना, कौन कितना देर बैठ रहा है, कौन कितना देर वर्किंग आवर में है, ये सभी चीज़ें। फिर बिहेवियर आर्च्ड रेटिंग स्केल्स, किसी के बिहेवियर के बेसिस पे भी जो है कई बार रेटिंग दिया जाता है, फीडबैक दिए जाते हैं। आपका मैनेजमेंट के बेसिस पे भी जो है आपको दिए जाते हैं फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक मतलब हर चीज़ें उसमें जो है शामिल कर लिया गया, A to Z। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की मदद से भी जो है कई बार फीडबैक मिलते हैं। तो यहाँ पे 5 मेथड मैंने जो है आपको बताया, इसमें से 4 मेथड को आपको समझना है। किसी एक मेथड को अगर आपको समझ में नहीं आता है छोड़ भी सकते हैं, और एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा समझाने को। जैसे
360 डिग्री फीडबैक है। तो इसमें कस्टमर्स, HR मैनेजर, सोर्सेज, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मान लो कि आप कॉलेज में हो, ठीक। अब कॉलेज में आप हो और आपको जो है कॉलेज में आपका जो प्रोफेसर है, मान लो राम है ना। आपके कॉलेज में आपका प्रोफेसर कौन है? राम है। अब आपके कॉलेज में आपका प्रोफेसर राम है। इस राम को क्या करना है? आपको फीडबैक देना है। आपको प्रिंसिपल सर बोले कि भाई आप फीडबैक हमें दो, ये जो राम प्रोफेसर हैं इसके बारे में, और 360 डिग्री होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। एकदम जो ट्रूथ है वो ट्रूथ आपको बताना है। आप क्या बताओगे? पहला आप परफॉर्मेंस चेक करोगे कि ये हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक। इसके अलावा उनका परफॉर्मेंस क्या है, कितने देर वो क्लास को लेकर एक्टिव रहते हैं, क्या जब आप सवाल पूछते हैं तो क्या वो जवाब देते हैं, क्या आप सवाल पूछते हैं तो कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो जाते हैं, क्या वो कॉलेज में टाइम पे आते हैं, क्लासरूम में टाइम पे आते हैं, क्या क्लासरूम में आने के बाद बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आप क्या करेंगे? फीडबैक एक तैयार करेंगे। और आपके जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, एक ही प्रिंसिपल होंगे ना आपके कॉलेज के, तो आप अपने प्रिंसिपल को क्या कीजिएगा? वो फीडबैक फॉर्म जाके जमा कर दीजिएगा कि लीजिए सर, हम आपके लिए फ़ीडबैक तैयार करके ले लाए हैं, अब ये आपका काम है कि आप कैसे कीजिएगा। तो उस कई सारे लोगों से जब फीडबैक प्रिंसिपल के सामने आएगा तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? प्रिंसिपल सर उन फीडबैक को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद अगर कोई फीडबैक में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उस प्रोफेसर को बोलेंगे कि देखो बाबू, तुम में ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ हैज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन चेंज्ड इन रिसेंट टाइम। रिसेंट टाइम में इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, और कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंडिया में। तो देखो, ओवर द ईयर, जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का वो भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे साल चेंज हो रहे हैं। ये जो टर्म है इंट्रैक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स या ट्रेड यूनियंस, किसी भी जगह पे उसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। माने किस तरीके से एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और जो ट्रेड यूनियन का इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को कहा जाता है। इन रिसेंट टाइम्स बात किया जाए इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो कन्फॉर्मेशनल अप्रोच जो है वो कोलैबोरेटिव वन होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए जो है इच्छुक होते हैं। कई सारे मेजर प्लेयर्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के इंडिया में, जैसे आपका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपर्ट, ये जो है हमारे क्या हैं इंडिया में आपके प्लेयर्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। देखो, इसमें एम्प्लॉयर में बात किया जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, सेटिंग वेजेस, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स और इंश्योरिंग सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस। एम्प्लॉयर कैन नेगोशिएट विद ट्रेड यूनियन। जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ट्रेड यूनियन के साथ क्या करते हैं? नेगोशिएट भी करते हैं। एम्प्लॉय जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें काम करने वाले आदमी ही नहीं हैं, क्या वो काम हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है ही नहीं, काम करने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर दिक्कत है। तो एम्प्लॉय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैकबोन, रीढ़ की हड्डी
के जैसा ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के लिए जॉब सिक्योरिटी, रेन्यूमिनेशन, वर्किंग कंडीशन, इन सभी में क्या करता है, हेल्प करता है। और इन सभी के लिए बार्गेनिंग कौन करता है, तो आपका ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं वर्कर्स और एम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, वेजेस और बेनिफिट्स, जिसके लिए एम्प्लॉयर से ट्रेड यूनियन के जो हेड होते हैं वो बात करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लगाती है ताकि एक सिक्योर और सेफ बिजनेसेस किया जाए, है ना। उसमें किसी तरीके का ना किसी एम्प्लॉय को लॉस हो और ना किसी एम्प्लॉयर को लॉस हो। फिर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को भी जो है रखा जाता है। इससे क्या होता है कि वो एक्सपर्ट्स जो है बताते हैं कि अगर ये काम आप कीजिएगा तो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगा। तो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट को सेटल करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग को मैनेज करना, किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में के मैटर को गाइड करने के लिए जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपर्ट को रखा जाता है। इन रिसेंट ईयर द फोकस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स ग्रेटर cooperation between employer and employees. The government has introduced several reforms aimed at improving industrial relations, such as Industrial Relations Code 2020, which aim to simplify the streamline labor law and regulations. Additionally, many employers may adopting more collaborative approach to manage their workforce, such as participatory management and employee involvement program. These changes are expected to result in more harmonious industrial relations in the future. ये जो है आपका यहाँ पे है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे समझना है। मेनली जो काम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का वो यही है कि एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ये मेजर प्लेयर्स हैं और इसी के बेसिस पे इंडस्ट्री में कोई भी बिजनेस कर पाते हैं या कोई भी बिजनेस हो पाता है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ चल पाती है। तो इन बातों को आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस, इवोल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये ऑन द चेंजेस ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशंस और फंक्शन जो है चेंज होता है। जो इवोल्यूशंस की बात किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, तो 2 स्टेजेस में इसको जो है इवेल्युएट किया गया है। बट जो इवोल्यूशंस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो इवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल एरा, जो कि 1900 से 1940 तक आया। इस पीरियड में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे फोकस किया गया, जिसमें इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी, जो भी इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग था उसको इम्प्रूव करने को लेकर किया गया। उसके बाद 1940 से 60 के बीच में ह्यूमन रिलेशंस एरा आया, जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक रिलेशंस बन सके और जो प्रोडक्टिविटी है या जो इफ़िशियंसी है और बेटर किसी भी इंडस्ट्री का हो सके, कम्युनिकेशन भी बेहतर किया जा सके, इस पे जो है फोकस किया गया। उसके बाद आपका कंटीजेंसी एरा आया, जो कि 1960 से 1980 के बीच में। इस पीरियड में जो रिसर्चर्स लोग थे अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग अप्रोचेस और पर्सपेक्टिव के साथ अपना रिसर्च किए और उससे मिलने वाले जो भी रिज़ल्ट थे उसको एनालाइज किए और लोगों के सामने प्रस्तुत किए और उसके बेसिस पे जो है क्या किया गया, बिजनेसेस किए गए, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए, जो भी रिजल्ट्स आए उसके अनुसार। फिर ग्लोबलाइजेशन
ये 1990 से और अब तक चल रहा है। इसमें आपका जो है डाइवर्सिटी टेक्नोलॉजी को यूज करके कई सारे आइडियाज़, कई सारे परफॉर्मेंस काम वगैरह जो है किया जाने लगा, जिससे वर्चुअल मीटअप, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, इंक्रीजिंग फोकस ऑन इथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन पॉइंट्स को भी जो है फोकस किया गया ग्लोबलाइजेशन एरा में, जो कि अभी भी चल रहा है। अभी भी अपना जो इंक्रीमेंट है वो चल रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि कोई और एरा है, बट अभी चौथा एरा हमारा जो है चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ नेगोशिएशन। नेगोशिएशंस क्या होता है, प्रोसेस, उसको जो है एक्सप्लेन करना है। तो जो नेगोशिएशन प्रोसेस है, ये बात किया जाए तो दो या दो से अधिक पार्टीज जिसके जो एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स या एक दूसरे की बातों को सुनना चाहता है, एक दूसरे के एग्रीमेंट को समझना चाहता है और उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और उसमें उसको अच्छा लग रहा है, तो उस चीज़ को जो है यहाँ पे वो फोकस करता है और अपनी बातों को एक दूसरे, है ना, मान लो कि एक राम है, ठीक, और एक श्याम है। राम जो है मान लो कि एक फ़ोन परचेज़ किया कितना में, 11,000 में, ठीक। अब 11,000 में ये जब फ़ोन परचेज़ किया, अब ये 1 साल चला लिया, कितना, 1 साल चला लिया। अब ये जो है श्याम को बोला कि देख भाई, हम जो है 1 साल चला लिए हैं, 11,000 का मोबाइल ख़रीदे थे, हमको ये मोबाइल जो है बेचना है, हमको ना अब आईफोन ख़रीदना है। आईफोन कितने का ख़रीदना है, तो 40,000 का हमको जो है आईफोन ख़रीदना है। क्या तुम ये मोबाइल ख़रीदोगे? हम इस मोबाइल को जो है 8,000 में बेचेंगे। कितना में? 8,000 में हम इस मोबाइल को बेचेंगे, क्या तुम ख़रीदोगे? तो श्याम बोलेगा कि देख भाई, मोबाइल की तो ज़रूरत है हमें, तुम सही सही बताओ कि तुम कितना में हमें दोगे। तो राम बोलेगा यार कितना, तुम चलो मेरा दोस्त हो तो चलो 8 ना 7.5 दे देना, 7,500 दे देना, हम तुमको दे देंगे। श्याम बोलेगा यार ये थोड़ा ज़्यादा है यार, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, क्या तुम बताओ 5,000 में क्या मोबाइल दे दोगे? श्याम बोलेगा। राम बोलेगा यार 5,000 तो बहुत कम है यार, नहीं हो पाएगा उतना में। तो राम सोचेगा कि यार चल अपना दोस्त ही तो है, चलो दे देते हैं, कुछ और एक बार बात कर लेते हैं। फिर राम कहेगा देख ना यार, देखो तुमको भी प्रॉफिट होना चाहिए, तुमको भी कोई ज़्यादा लॉस ना हो, और हमको भी ये मोबाइल बेचना ही है, हम इसको यूज करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा करो ना कि 6,000 दे दो, ना तुम्हारी बात ना हमारी बात। तो श्याम बोलेगा नहीं यार 6,000 नहीं दे पाएंगे, 5.5 ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे। तो राम बोलेगा कि यार ठीक है चलो 5,500 ही दे देना। तो ये नेगोशिएशन हुआ और उसके अनुसार एक एग्रीमेंट हो जाते हैं, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो यही जो है हमारा नेगोशिएशन प्रोसेस कहलाता है। अब इस नेगोशिएशन प्रोसेस को आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स, कई सारे स्टेप्स इसमें जो है आपके होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप बात किया जाए तो प्रीपरेशंस किए जाते हैं कि किस चीज़ पे बात करनी है दो पार्टीज के बीच में। बात स्टार्ट करते हैं, इनिशियल ऑफर्स क्या थे, उसके बाद बार्गेनिंग करते हैं, उसके बाद बार्गेनिंग जब हो जाता है क्लोज कर देते हैं, और जो भी फाइनल डील हो गया उसके पे बेसिस इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये स्टेप्स आपके होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का क्या इम्पोर्टेंस है। डिस्क्राइब एनी 2 बिहेवियरल थ्योरी। कोई 2 बिहेवियरल थ्योरीज़ को जो है आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो देखो इम्पॉर्टेंस की बात किया जाए लीडरशिप का ऑर्गेनाइजेशन में, तो कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, बेटर वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए,
एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए और मिस्टेक्स को इंक्रीज़ करने के लिए, मोटिवेट्स और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, गोल को बेहतर तरीके से सेटअप करने के लिए, एक अच्छा एग्जाम्पल्स दूसरे के लिए बन सके उसके लिए, हार्ड वर्क को इंस्पायर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग विजन्स और डायरेक्शंस फॉर द फ्यूचर्स उसके लिए, हेल्प की एम्प्लॉय टू ट्रैक करने के लिए, इन सभी के लिए आपका होता है। उसके अलावा आपका लीडरशिप के लिए थ्योरी की बात किया जाए तो बिहेवियरल थ्योरी होते हैं आपके। उसके बाद आपका कंटीजेंसी थ्योरी होती है, ग्रेट मैन थ्योरी होता है, मैनेजमेंट थ्योरी होते हैं, पार्टिसिपेटिव थ्योरी होता है, पावर थ्योरी होते हैं। तो ये जो है आपके थ्योरी यहाँ पे दिए गए हैं। रिलेशनलशिप थ्योरी आपके होते हैं। तो ये सारे थ्योरी हैं। इसमें आपको जो है बिहेवियरल थ्योरी के बारे में आपको जानने हैं। तो चलिए बिहेवियरल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो जो बिहेवियरल थ्योरी होता है ना, जो बिहेवियरल थ्योरी होता है ये फोकस करता है कि कोई लीडर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई लीडर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका स्टाइल क्या है। इसीलिए बिहेवियरल थ्योरी को कई बार जो है स्टाइल थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें लीडर्स आरेंट बॉर्न सक्सेसफुल बट कैन क्रिएट बेस्ड ऑन लर्नेबल बिहेवियर। इसमें कोई भी लीडर जो है जन्मता ही नहीं है क्या आप जो है लीडर बनने के लिए पैदा लिए हो, नहीं। ये बस जैसे जैसे लर्निंग आती है वैसे वैसे बिहेवियर जो है क्या होते हैं यहाँ पे चेंजेस होते हैं। ओके, आई होप कि ये सेशंस आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, बेहिचक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 2021 का मैंने पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको जो है प्रोवाइड करा दिया। प्लीज़ अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। और अगर हमारी ये वीडियोस आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आपको अपडेट मिल सके। क्योंकि आपकी अपडेट हमारे लिए, आपका लाइक्स, आपका सब्सक्राइब और आप जो वीडियोस देखेंगे और कमेंट करेंगे वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और इसका जो नोट्स है ना, जो मॉड्यूल 2 तक, देखो मॉड्यूल 1 और 2 का नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और 2021 जो पेपर है AKU वाला, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन वाला PDF भी जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हो PDF को। एकदम PDF डाउनलोड करके आप आराम से प्रिंट करवा कर इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। और मॉड्यूल 2 की और भी पॉइंट्स हैं, और क्योंकि मैंने आपको जो है बताया है, अभी मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारे वही पॉइंट्स हैं जिसे आपको जानना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट थोड़ा मुझे भी टाइम चाहिए डियर, ओके। क्योंकि हमारे पास भी जो है कई सारे काम्स होते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले ही जो है हमारे पास कमेंट आया कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो है 2021 का भी जो है आप क्या करवाइए, क्वेश्चंस करवाइए। तो डियर मैं ट्राई ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी पर्सनल लाइफ है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग अचीव करने हैं। जैसे आपका सपना है जॉब करना, वैसे ही मेरा भी सपना है जॉब करना। हम भी एक सेटल लाइफ जीना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि एक फ़िक्स सैलरी आए और अपनी ज़िंदगी जिएं, माथापेची ना हो। तो उसके लिए जॉब हमें भी करना है। तो हम अपने जॉब्स को, प्रिपरेशन को भी जो है में भी लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया जाए,
इसलिए आप लोगों के लिए भी जो वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको जो है कुछ बेनिफिट्स हो सके। और आप लोग प्लीज़ अगर हमारा एफ़र्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर एप्रिसिएट कीजिए डियर, क्योंकि एप्रिसिएशंस से हमें एक मोटिवेशंस मिलती है। आपको ह्यूमन रिसोर्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, सॉफ्ट स्किल्स, कई सारे चीज़ों में मैंने आपको बताया एप्रिसिएशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स और हैपेंड योर लाइफ दैट मोटिवेट यू। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो आपको इंस्पायर करेंगे, तभी रह पाएंगे। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं तो आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और जो लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।